टीवी पर नमस्कार, खबर दोपहर में किसी भी वस्तु को छूकर के साथ बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयंबटूर में विशाल जनसभा करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार चरम पर, विपक्ष ने झोंकी ताकत। विश्व धरोहर दिवस आज, ओम बिरला ने दी शुभकामनाएं। नौसेना कमांडर सम्मेलन का पहला चरण कल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 4 दिवसीय सम्मेलन भारतीय नौसेना की परिचालन और सामग्री संबंधी तैयारियों, बुनियादी ढांचे, रसद और मानव संसाधन पहलों की व्यापक समीक्षा की गई। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल गिरने पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। आज लखनऊ में बीजेपी का प्रदर्शन। और महिलाओं ने महिला आरक्षण विरोध पर विपक्ष की निंदा की है। इसकी अगुवाई राज्य की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव द्वारा की गई। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस वार्ता के दौरान 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर विपक्ष पर साधा निशाना, और इस पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। पार्टी का विफलता मत समझे, और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, इसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शुभ प्रभात। लखनऊ दूरदर्शन के इस ज्योति कलश कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पूरन करो सब काज, आओ हे गणपति महाराज। लाल आया प्यारा। जब वो मैदान पर दौड़ती हैं तो वक्त ठहर सा जाता है। स्टीपल चेस की बाधाओं को चीरकर जिसने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की वो बेटी जिसने अपनी मेहनत से इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज किया।
सपना सिर्फ दौड़ना नहीं था, सपना देश के लिए तिरंगा लहराना था। देखना न भूलें हमारे नायक में पद्मश्री सुधा सिंह की कहानी, शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी यूपी पर। नमस्ते यूपी का नया अंदाज बन गया ये अब और भी खास, होगा कला और संस्कृति का संगम। जाने करियर से जुड़ी नई संभावनाएं, क्या चल रहा है खेल की दुनिया में, कैसा है हमारा साहित्य संसार। जानिए विशेषज्ञों के अपने अनुभव, मिलिए प्रेरित करते खास लोगों से, बातें होंगी विशेष अवसरों की, हमारे तीज त्योहारों की, बिखरेगी छटा इंद्रधनुषी विषयों की। तो देखना न भूलें नमस्ते यूपी। ये सिर्फ शो नहीं, ये है उत्तर प्रदेश की आवाज। नमस्ते यूपी। आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है वंस मोर सीजन 4। मेरे प्रियतम ये ध्यान धरो, हाँ, जग में तुम जैसा है ही नहीं। मैं तुझसे समाचारों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल गिरने पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी आक्रामक मूड में आ गई है। शनिवार से बीजेपी पूरे देश में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लखनऊ में देर रात उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इसकी अगुवाई की। लखनऊ में आधी रात को विधान भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया गया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने झंडा जलाकर नारेबाजी जताई और नाराजगी जताई। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास नहीं होने से नाराज होकर सपा और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोनों पार्टियों का झंडा जलाया गया। अपर्णा यादव ने कहा कि सुबह हम लोग जश्न मनाने वाले थे, मगर आज की रात काली साबित हुई। दुर्योधन और दुशासन जैसे लोगों का झंडा जल रहे हैं। तरह से इस बिल को पास नहीं किया गया, ये नारी अस्मिता के विरोध का प्रदर्शन है। और मैं समझती हूँ भारत में जिस प्रकार का विपक्ष ने अपना चेहरा सामने लाने का काम किया है, नारी शक्ति इनको कभी माफ नहीं करेगी। 96 में भी ये हुआ, 98 में भी ये हुआ, 2003 में भी यही हुआ और 2026 में भी अब यही हो रहा है। इनका जो चेहरा है, असली चेहरा, वो महिला विरोधी है। ये चाहते ही नहीं कि आम जो है फैमिली से जो है महिलाएं निकल करके आए। ये सिर्फ अपने ही परिवारों में से लोगों को निकाल करके बैठाना चाहते हैं। आवाज बन करके हम नारियों का पक्ष रखा। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि अगले सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत जो है फिर से ये बिल प्रेजेंट करने का काम किया जा सकता है। और इसके लिए जो भगीरथ प्रयास है, प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग बार बार धन्यवाद देते हैं। परंतु जो विपक्ष ने किया है, नारी शक्ति उसको कुचलने का काम करेगी, आप देखेंगे ये बात। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने 5 बीएलओ को निलंबित कर दिया है। इन सभी के साथ विभागीय जांच के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आरोप है कि ये बीएलओ सीधे तौर पर टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे थे। उत्तर 24 परगना के बारासात उप मंडल में 3 बीएलओ तपन कुमार साहा, अभिजीत डे कुमार, जीत दत्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन तीनों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। वहीं बीरभूम जिले में भी दुबराजपुर और मयूरेश्वर में भी 2 बीएलओ को इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करने पर जोर दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता विकास सिंह ने शिकायतकर्ता से बात की है। चलिए आपको सुनवाते हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रायबरेली कोतवाली के लिए निर्देश दिया है कि वहां पर ये एफआईआर लॉन्च की जाए। किन धाराओं में आपने किया? अनेक धाराएं हैं जिसमें सजा 10 साल से भी ऊपर है। देशद्रोह का भी इसमें धाराएं लगे हैं, पासपोर्ट कायदे के भी धारा लगे हैं। एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
क्योंकि ऑलरेडी इस दिशा में ये केस में प्रवर्तन निर्देशालय भी जांच कर रहा था 2025 सितंबर से। कई सारे ऐसे गोपनीय सबूत जो यूके सरकार से आए थे वो भी लेके भारत सरकार ने प्रस्तुत करे, क्योंकि भारत सरकार की अगर इतनी बड़ी अहम भूमिका और सपोर्ट नहीं मिलता हम इतने दूर पहुंच नहीं पाते। और क्योंकि ये मुकदमा बहुत सीरियस हाई प्रोफाइल है, आए दिन मुझे धमकियां मिल रही हैं जान से मारने के लिए, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भारत सरकार गृह मंत्रालय से कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा जितनी हो उतनी ज़्यादा सुरक्षा मुझे प्राप्त किया जाए भारत सरकार की तरफ से ऑल इंडिया बेसिस पे, क्योंकि आज से शुरुआत है, असली शुरुआत आज से है मुकदमे में, क्योंकि अभी जांच होगा, चार्जशीट दाखिल होगा, ट्रायल होगा इस मामले में। और मैं श्री राहुल गांधी से भी मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ कि तुरंत वो अपने लोकसभा सांसद के पद से वो इस्तीफा दे और नेता प्रतिपक्ष की पद से इस्तीफा दे। जब तक जांच खत्म न हो तब तक वो निर्दोष न पाए हो। इसके पहले की 2 सुनवाई में हाई कोर्ट में चैम्बर में सुनवाई हुई थी जस्टिस की, इस बार कैसा क्या रहा और आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने पिछली बार 6 अप्रैल को जब मामला सुनवाई हुआ था बंद चैम्बर में, तब हमने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि देश के सारे जनता इस केस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में कुछ खबर नहीं पहुंच रहा है 22 साल होने के बावजूद भी कि राहुल गांधी देश के विदेशी हैं या नहीं, जैसे कि एलियन है या नहीं, एक सवाल है, यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा राहुल गांधी ब्रिटिश है या नहीं, ये सवाल तो आज कंफर्म हो गया प्रेमा फेसी की श्री राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए तो सब सबूत ठोस हैं, इसको पारित करते हुए न्यायालय ने आदेश करे एफआईआर करने के लिए। जो आज जज के चैम्बर में प्राइवेट हुई थी या खुली सुनवाई हुई? खुली सुनवाई हुई, जो आदेश उन्होंने माने जज साहब ने विशेष रूप से लिखवाया, सब जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे और राहुल गांधी के भी अधिवक्ता आए थे जो प्रांशु अग्रवाल हैं, इनको भी उन्होंने बुलाया है कोर्ट के अंदर पूछने के लिए उनका क्या स्टैंड है इस केस के ऊपर, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही चले गए। इसमें होम मिनिस्ट्री को भी पार्टी बनाया गया था पिछली बार, उनकी तरफ की क्या दलीलें थी? होम मिनिस्ट्री की तरफ से दलीलें थी कि ये सबूत ठोस है और कंफर्म है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक। आगे की क्या कुछ प्रोसेस रहेगा इसका क्या? आगे मैं होम मिनिस्ट्री में मूव करने वाला हूँ एफआईआर होते ही कि राहुल गांधी की नागरिकता को कैंसिल किया जाए ताकि वो भारत का नागरिक नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे विघ्नेश सिसरी जी जो बता रहे थे कि इस मामले को लेकर उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी राहुल गांधी के खिलाफ। इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हुए हंगामे और विशेष सत्र में इसके पारित न हो पाने पर देश भर की महिलाओं, छात्राओं और महिला सांसदों ने विपक्ष के रुख की कड़ी निंदा की है। महिला संगठनों ने इस महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा बताया है। इसी क्रम में जनपद बलरामपुर में भी महिलाओं और छात्राओं ने विपक्ष के विरोध को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए भेदभावपूर्ण करार दिया और कड़ी निंदा की। विपक्ष की कार्यनीति हमेशा से महिला विरोधी रही है। कुछ उन महिलाओं हमेशा नारियों की ही सहयोग करना चाहिए और इस पे सबको ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि विपक्ष लोग जो नहीं दिए हैं वोट, ये गलत किए बहुत सरकार के लिए। वोट को देना चाहिए, नारियों का सम्मान भी करें, आगे बढ़ेंगे और नारियों का सम्मान भी करना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारियों के लिए बहुत जरूरी है, जिससे उनको लाभ भी होगा और ये नारियों को आगे बढ़ाने में भी सहयोग करेगा। महिलाएं लोकतंत्र में भी सहयोग देंगी अपना और लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगी। विपक्ष ने जो किया है बहुत गलत किया है। वोट करना चाहिए कि ताकि उन्हें कोई आगे बढ़ने में कोई समस्या ना हो सके और हमें उनका साथ देना चाहिए कि वो जब आगे बढ़े तो देश के लिए गर्व की बात है। अगर नारियां कुछ बनेंगी तभी तो घर आगे चल सकता है। अगर वो घर संभालना जानती है तो देश संभालना भी जानती हैं। उन्हें घर के साथ साथ देशों का भी काम करना चाहिए। अगर महिलाएं जॉब या कुछ भी करती हैं तो उन्हें आगे बढ़ने की शिक्षा देनी चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत जरूरी था महिलाओं के लिए, जिसको विपक्ष ने वोट नहीं दिया है, तो जो कि बहुत गलत किया है। इस चीज में फील्ड में आगे बढ़ सकती थी। जिस तरह से कल मन को ठेस लगी है, हम आधी आबादी हैं, आखिर इस आधी आबादी को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आज तक 3 दशक से पूरा विपक्ष जिस तरह से मिलके महिला को पीछे घसीटने में लगा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लाके महिला आरक्षण को 33% देने के लिए सशक्त परिश्रम करते रहे और हम सब जो है उनके इसी उम्मीद से सारी महिलाओं में इतना हर्षोल्लास था कि महिला बिल आएगा तो हम राजनीति में भी अपना संपूर्ण अधिकार पा सकेंगे।
उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा के लिए भी प्रशासन ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। यात्रा को और भी ज्यादा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए एक हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद ली जा रही है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पूरी यात्रा रूट पर कड़ी नजर रखने के लिए खास कंट्रोल रूम बनाया गया है। निगरानी को मजबूत करने के लिए रूट पर 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ हाईवे और मंदिर कैंपस में लगभग 90 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। तो चारधाम यात्रा किस तरीके से हाईटेक बनाई जा रही है, सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण तकनीक का जो सहारा है। चारधाम यात्रा की आज यहाँ से शुरुआत हो गई है और चारधाम यात्रा कल से विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। कल यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, 22 को केदारनाथ जी के और फिर बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। हेमकुंड साहब के खुलेंगे। यात्रा अच्छी हो, सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से यात्रियों के लिए व्यवस्थित हो, उसके निमित्त काफी सारी व्यवस्थाएं, काफी सारी समीक्षाएं की गई हैं, सभी प्रबंध किए गए हैं। हम सभी तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, देश भर से आने वाले सभी भक्तों का देवभूमि में स्वागत करते हैं। प्रत्येक वर्ष यात्रा का एक नया मुकाम बन रहा है। इस वर्ष एक और अच्छा मुकाम बनेगा, एक नया मुकाम बनेगा। भगवान के आशीर्वाद से, चारों धामों के आशीर्वाद से यात्रा भव्य और दिव्य होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए जो ऑफलाइन पंजीकरण है वो भी कल से शुरू हो गया है। पहले दिन की अगर बात की जाए तो करीब 2713 श्रद्धालुओं ने व्यक्तिगत रूप से इस दौरान पंजीकरण कराया। रविवार से शुरू हो रही यात्रा से पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें, ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर यमुनोत्री के लिए 683, गंगोत्री के लिए 690 और केदारनाथ के लिए 667, जबकि बद्रीनाथ के लिए 673 तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। श्रद्धालुओं के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा जो उपलब्ध कराने के लिए आपको बता दें, विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी जो टीमें हैं वह जा रही हैं। इस बीच 6 मार्च से शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी अभी जारी है, जिसमें अब तक लगभग 18,23,000 श्रद्धालुओं ने डिजिटल रूप से पंजीकरण कराया है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के अवसर पर कल से तीर्थ यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू होगी। आज दिल्ली से हज 2026 के यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हो रहा है। इसमें 371 यात्री अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई सुविधाओं को यात्रियों के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस बार आपको बता दें, यात्रियों की सुविधाओं और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट वॉच, ऐप से निगरानी समेत कई अन्य अत्याधुनिक कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं। इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग और शिकायत सुलझाने के तरीके को मजबूत करने, मेडिकल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार और सऊदी अरब में रहने और ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए बेहतर तालमेल जैसे कदम उठाए गए हैं। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जौहान ने भी इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ये पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है कि ये यात्रा जितनी हो सके उतनी आसान और सुखद हो। उड़ान है और हमारे 371 हज यात्री इंशाल्लाह आज हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले हैं। सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हज सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और हमारा सरकार का पूरा प्रयास है कि इंशाल्लाह उनकी यात्रा जितनी हो सके सुगम हो, अच्छी हो और आसान हो। ईरान के अस्थायी संघर्ष विराम के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत में किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन नहीं होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है और इस सप्ताह के अंत तक भीतर ईरान के साथ बातचीत हो सकती है। खासतौर से उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा क्योंकि कई प्रमुख मुद्दों पर पहले ही समझौता हो चुका है। इसके अलावा ट्रंप ने संघर्ष विराम के बाद ईरान ने न्यूक्लियर ड्रिस्ट निकालने के बारे में भी कहा है, जिसे अमेरिकी सरकार ईरान से हटाने की कोशिश कर रही है। वहीं ईरान ने उच्च शुद्धता वाले यूरेनियम को कहीं भी स्थानांतरित करने से इनकार किया है, जिस पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में विपक्ष की वोटिंग के बाद पारित नहीं हो सका, जिसके बाद महिलाओं में नाराजगी देखी जा रही है। कई महिलाओं ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह महिला सशक्तिकरण से डरता है और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। उनका कहना है कि सरकार जहां महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, वहीं विपक्ष उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष की कार्यनीति हमेशा से महिला विरोधी रही है। कुछ उन महिलाओं के अलावा जो उनके परिवार की महिलाएं हैं, उनके अलावा अगर आप बहुत पहले से देखते चले आए, आम महिला के लिए वो हमेशा एक विरोधी की भूमिका में ही रहते हैं और कल भी उन्होंने यही किया कि एक विरोधी की भूमिका में आकर के आम महिला को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिलहाल ये जो भी किया अच्छा नहीं किया, नारी शक्ति को एक आगे आना चाहिए। और मैं तो यही इतना बोलूंगी कि जो भी किया जाता है वो हम लोगों के विरोधी ही क्यों किया जाता है। महिलाएं आगे आनी चाहिए, महिलाएं आगे आनी चाहिए और महिलाएं जो हैं बहुत शक्ति है और उनकी भी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। कल का दिन जो एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा था, आदरणीय मोदी जी की ने जो इतनी मेहनत की, इतने प्रयास किए कि उनकी बहनों को, हमारे देश की महिलाओं को उनका हक मिले, उनको राजनीति क्षेत्र में जो जैसे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नेतृत्व की सीट पे वो बैठे। लेकिन विपक्ष के दोहरे मानसिकता से, महिला विरोधी मानसिकता से हम सभी ने देखा कि उस बिल को उन्होंने पास होने नहीं दिया और एक बार फिर महिलाओं को पीछे धक्का देने का काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। पार्लियामेंट में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास न होने पर वाराणसी की बुद्धिजीवी महिलाओं और छात्राओं ने निराशा व्यक्त की है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण पहले से पारित होने के बावजूद इस संशोधन विधेयक का ना पास होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि देश की लगभग 50% आबादी महिलाएं हैं, ऐसे में संसद में उनका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में होना चाहिए। महिलाओं ने यह भी कहा है कि वे हर क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका निभा रही हैं, चाहे घर हो या कार्य क्षेत्र, और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निपुणता से निभा रही हैं। ऐसे में इस विधेयक का गिरना महिला सशक्तिकरण के लिए एक झटका बना जा रहा है। बरेली पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि बिल के खिलाफ वोटिंग कर विपक्ष ने महिलाओं के साथ अन्याय किया है, जिसका जवाब महिलाएं आने वाले चुनावों में देंगी। मंत्री ने कहा है कि ये बिल महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए था और इसके पास होने पर बढ़ने वाली सीटों में महिलाओं को अवसर मिलता। उन्होंने विपक्ष पर जनहित के मुद्दों से भटकाने का आरोप भी लगाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, ये राष्ट्र हित का कानून था, ये देश हित का कानून था और नारी शक्ति के प्रदत्त करने का एक बड़ा अधिनियम था, क्योंकि भारत की नारियां अपनी अहमियत को, अपनी शक्ति को प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अच्छी तरीके से जान चुकी हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव में 33% का इनका आरक्षण हो चुका है और इसमें किसी को नुकसान नहीं था। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, इसमें किसी सीट की कमी नहीं आ रही थी। 40 सीटें और बढ़ाने का काम हो रहा था, 120 सीटें होती। उन 40 सीटों में महिलाओं का आरक्षण देने का काम किया जाता है। जैसे अब बरेली है, बरेली में 2 लोकसभा सीटें, 1 लोकसभा सीट बढ़ जाती जिस पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता। इस तरीके से विपक्ष ने महिलाओं के साथ बहुत अन्याय किया है। इस अन्याय का जवाब विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इन्हें धूल चटाने का काम हराकर नारी शक्ति करेगी। सीतापुर में सीएम अरुण ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित सामाजिक समरसता कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीति में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें महिला आरक्षण बिल भी शामिल है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे
महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। साथ ही जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम खैराबाद स्थित भूमिका बहुउद्देश्य हॉल में आयोजित हुआ, जहां मंत्री ने लोगों से बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मुसलमानों का वोट तो लेती है, लेकिन उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती। आजम खान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में भी सपा उनके साथ खड़ी नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि गरीब, पिछड़े और भूमिहीन लोगों को आरक्षण और अवसर मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार श्रमिकों के हित में काम कर रही है और मजदूरी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अब उसमें तो लिखा ही नहीं है कि किसको हम कह रहे हैं। ये उजड़े पिछड़े उनका आवाज तो नहीं बन रहा है। आज के दिन में 19% मुसलमान ही और मुसलमान बेचारा बन रहा अंधा, और उठा रहा इनका झंडा, खा रहा डंडा, इनका चल रहा धंधा। अब मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई जितने मुसलमान उठाता रहा तक झंडा तब तक खाता रहना। कहाँ चला गया भैया? सपा आती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं देती है उतना उनकी प्रतिनिधि? 19% वोट इकट्ठा मिलता है। आजम खान जेल में चले गए, कोई मिलने तक नहीं गया उनसे। आज के दिन में आंदोलन क्यों नहीं किया भैया? उनके लिए वोट ही लेने के लिए आएंगे। आज के दिन में मैं तो यही कहूंगा कि ये सब बंद कर दें। जो असली में भाड़े पहलवान नहीं, अखाड़े पहलवान पैदा करें तो शायद होगा। मुलायम सिंह सब जाति, सभी धर्म, सब वर्ग की बात करते थे, इसीलिए वो सत्ता में थे। तुष्टीकरण की बात करेंगे तो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।